हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हम लोग कंटिन्यू आगे जारी रखे हुए हैं और आज हम लोग जो कि 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला होगी, जो जीएस का पोर्शन है 50 क्वेश्चन का, वो 20 जनवरी 2019 के जो फर्स्ट शिफ्ट में हुए एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें जो क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से समझेंगे और उसका एक्सप्रेशन को भी समझेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है कि योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र डॉट डॉट द्वारा लिखा गया है। यानी ये पूछ रहा है कि जो योग दर्शन है, जो योग सूत्र है, वो किसके द्वारा लिखा गया? क्या ऋषि कणाद द्वारा लिखा गया, क्या पतंजलि द्वारा लिखा गया, भद्र नारायण द्वारा या कपिल द्वारा? तो योग दर्शन जो लिखा गया है ये होगा किसके द्वारा? तो ये होगा आपका पतंजलि द्वारा। किसके द्वारा होगा? पतंजलि द्वारा होगा। ठीक है, किसके द्वारा होगा? पतंजलि द्वारा होगा। और पतंजलि जो है ना, ये आप देखेंगे तो ये जो पुष्यमित्र शुंग थे उनके दरबार के ये क्या थे? कवि थे, दरबारी कवि थे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो कपिल है तो इनको हमने क्या पढ़ा है कि ये भाई आप देखेंगे तो कपिल जो है ये सांख्य दर्शन, क्या है? सांख्य सूत्र या दर्शन। ठीक है, सांख्य सूत्र या दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान देना है। तो अभी हमें आप कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का आंसर बताएं कि अगर सवाल आता है कि न्याय दर्शन, ठीक है, कौन सा? न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, एक कमेंट बॉक्स में हमें आप बताएं। अगला है हल्दिया बंदरगाह को डॉट डॉट के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। एन्नौर बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह या विशाखापट्टनम बंदरगाह? जिसमें सही आंसर है आपका कौन सा? तो कोलकाता बंदरगाह। कौन सा भाई? कोलकाता बंदरगाह। इसका मतलब ये है, देखिएगा, जो कोलकाता बंदरगाह है इसको हम लोग कहते हैं पूर्व का प्रवेश द्वार। क्या बोलते हैं? पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं। और ये ध्यान रखेंगे कि ये भारत में एकमात्र क्या है? नदीय बंदरगाह है। कैसी बंदरगाह है? नदीय बंदरगाह है। तो भाई किस नदी पर ये है? तो सबको पता होना चाहिए कि हुगली नदी। किस नदी पर ये है? हुगली नदी पे है। और हुगली जो नदी है ये किसकी वितरिका है? गंगा की वितरिका है। ठीक है, गंगा की वितरिका है। तो इसी के मतलब कोलकाता बंदरगाह के जो वजन है, जो भार है, जो व्यस्तता है, उसको कम करने के लिए इसी के दक्षिण में एक और बंदरगाह बना दिया गया है जिसका नाम क्या है? हल्दिया बंदरगाह। तो हल्दिया बंदरगाह ध्यान रखेंगे ये कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल में। अब देखो जो विशाखापट्टनम ये बंदरगाह है, जिसके बारे में बात करते हैं, तो विशाखापट्टनम जो आपका बंदरगाह है ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। और ये क्या है? सबसे गहरा बंदरगाह है। ये क्या हो जाएगा? ये सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे बंदरगाह है। ठीक है, और ये जो आप बंदरगाह देखेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये आंध्र प्रदेश में जो डॉल्फिन नोज जो पहाड़ी है उसी के पड़ोस में ये स्थित भी है। ठीक है, डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पास ये स्थित है। पारादीप बंदरगाह अगर देखते हैं तो ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। और एन्नौर बंदरगाह देखेंगे तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, इसको कामराज पोर्ट भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? कामराज पोर्ट कहेंगे। क्या बोलेंगे? कामराज पोर्ट कहेंगे। तो इन सबको आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भारत में कितने? भारत में ध्यान रखना, भारत में 13
13 क्या है, बड़े बंदरगाह हैं। कितने बंदरगाह हैं? 13 बड़े बंदरगाह हैं। और बात करें तो 200 से ज़्यादा आपके छोटे बंदरगाह हैं। ठीक है, 200 से ज़्यादा के आपके छोटे बंदरगाह मिलेंगे। चलिए, रॉकीज कॉर्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आपका सही आंसर है वो कौन सा है? उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। यानी कि जो रॉकीज़ है ये आप देखेंगे तो कनाडा में जो खासकर जो न्यू ब्रिटिश कोलंबिया जो प्रांत है वहाँ से लेकर कहाँ तक अमेरिका के क्षेत्र में क्या इसका विस्तार है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। तो रॉकीज जो पर्वत श्रृंखला है वो उत्तर अमेरिका में है। और दक्षिण अमेरिका में आप देखेंगे कौन सा है, तो वो कौन सा है? एंडीज। ठीक है, एंडीज क्या है आपका? श्रृंखला है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट एकांकागुआ। कौन सा? माउंट एकांकागुआ। और ये चोटी है किस देश में? तो ये है अर्जेंटीना में। कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। लगभग इसकी हाइट देखेंगे तो हाइट लगभग वही 7000 मीटर के आसपास में है, यानी कि 7 किलोमीटर के आसपास में हो जाता है। ठीक है, यूरोप में आप देखेंगे बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, चाहे आल्प्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, चाहे आप देखेंगे तो यूराल पर्वत की बात कर लें। ठीक है, ये सब कहाँ है? यूरोप में ही है। ठीक है, तो यूरोप में कौन कौन से हैं? जैसे आप कहेंगे आल्प्स हो गया, यूराल हो गया। ठीक है, ये सब कहाँ पे हैं? यूरोप में है। एशिया में जानते हैं माउंट एवरेस्ट जो हिमालय पर्वत श्रृंखला पे है। लावणी डॉट डॉट किस सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मतलब कहाँ का पूछ रहा है ये? कर्नाटक का, केरल का, राजस्थान का, महाराष्ट्र का। तो देखिएगा जो लावणी है ये फेमस कहाँ का? महाराष्ट्र का। अब महाराष्ट्र में जो अब देखेंगे लावणी तो ही है, लेकिन देखोगे यहाँ पे तमाशा। कौन सा? तमाशा लोक नृत्य भी यहाँ पे क्या है? फेमस है। कौन सा? तमाशा लोक नृत्य फेमस है। तो तमाशा और लावणी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ठीक है, महाराष्ट्र में एक वर्ली चित्रकला पूछा जाता है। वर्ली चित्रकला यहीं का है, जो वर्ली जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। राजस्थान में आप देखेंगे तो यहाँ का लोक नृत्यों में बात करते हैं तो घूमर एक तो फेमस ही है, दूसरा है कालबेलिया नृत्य। कौन सा है? कालबेलिया नृत्य। और तीसरा आप देखेंगे तो है 13 ताली। कौन सा है? 13 ताली। ये लोक नृत्य कहाँ के हैं? तो ये राजस्थान के हो जाएंगे। ठीक है, बाकी देखेंगे कर्नाटक में बड़ी फेमस है कौन सा? यक्षगान लोक नृत्य यहाँ का फेमस है। ठीक है, और देखिएगा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है? आपने देखा कि जब हमारे भारत में क्या होता है कि जब भी आपातकाल लगती है तो आपातकाल की स्थिति में जो आपके मूल अधिकार होते हैं ना वो निलंबित कर दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 359 के माध्यम से। लेकिन 2 ऐसे आर्टिकल हैं उनको निलंबित नहीं किया जाता है 20 और 21 को। किसको? 20 और 21 को नहीं किया जाता है। तो ये हमने लिया कहाँ से? क्या ब्रिटिश संविधान से लिया है? क्या जर्मनी का वाइमर संविधान से लिया है? क्या जापानी संविधान से लिया है? क्या फ्रांसीसी संविधान से लिया है? तो इसके हिसाब से इस आंसर जो सही है वो है कौन सा? जर्मनी का वाइमर संविधान। ध्यान रखिएगा कि जो जर्मनी का संविधान है उसे हम लोग वाइमर संविधान कहते हैं। ठीक है ना, जर्मनी के संविधान का क्या नाम है? उसका नाम है वाइमर संविधान। और भारत के संविधान का क्या नाम है? तो उसका नाम ही यही है, भारत का संविधान। ठीक है, भारत का संविधान। अब जरा देखिएगा यहाँ पे फ्रांसीसी संविधान से क्या लिया है हमने? तो यहाँ से हमने क्या लिया है? यहाँ पे लिया है
स्वतंत्रता, समानता और हमने लिया है बंधुत्व यानी भाईचारा। ये वाला हमने कहाँ से लिया है कॉन्सेप्ट, तो फ्रांसीसी संविधान से लिया, ठीक है ना। जापानी संविधान से क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यहाँ से क्या लिया है, यहाँ से लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने यहाँ से लिया है, ठीक है। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है, तो यहाँ से हमने लिया संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली। इसके अलावा एकल संविधान, एकल नागरिकता, क्या लिया, एकल नागरिकता। तो ये सारा हमने यहाँ से लिया, ठीक है। तो इन सबको ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। 123, 143, 132 या 131। तो सही आंसर कौन सा है, 143। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में, यानी कि राष्ट्रपति अगर किसी मुद्दे पे चाहे तो वह परामर्श ले सकता है, किससे, सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी परामर्श दिया है वो राष्ट्रपति माने ही माने, ठीक है। ये क्या है, विवेकाधीन है, ठीक है, अपने स्वैच्छिक है। तो ये आर्टिकल 143 में ऐसा बोला गया। अब अनुच्छेद जो 123 है, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है राष्ट्रपति क्या करेगा, अध्यादेश जारी करेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा, अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश क्या करता है, तो जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 129 में क्या है कि इसमें जो आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, रिकॉर्ड क्या होगा, न्यायालय होगा। यानी इसमें क्या लिखा है कि इसमें जो होगा, जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो एक क्या होगा, अभिलेखीय न्यायालय होगा, ठीक है। क्या होगा, अभिलेखीय न्यायालय होगा, आर्टिकल 129 में कहा गया, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है, कुचिपुड़ी से, मोहिनीअट्टम से, ओडिसी से या कथक से। देखो त्रिभंग मुद्रा जो है इसका संबंध किससे है, तो ये है ओडिसी से। किससे है, ओडिसी से। आपने सुन रखा होगा खासकर कि जो ओडिसी है इसकी दो मुद्राएं होती हैं। इसकी कितनी मुद्राएं हैं, इसकी दो मुद्राएं होती हैं। एक कौन सी है, चौक, और दूसरा कौन सा होता है आपका, त्रिभंग। क्या होता है, त्रिभंग। यानी कि कुल मिला के बात ये है भाई कि यानी कि इसको करने के दो तरीके होते हैं, चौक और त्रिभंग। ये क्या मुद्राएं नृत्य करने के, ठीक है। बाकी कथक की बात करेंगे तो कथक कहाँ का है, तो ये है आपका उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का कह सकते हैं। मोहिनीअट्टम की बात करेंगे तो ये कहाँ का है, केरल का है, और कथकली भी केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, ये है कहाँ का, तो आंध्र प्रदेश का। कहाँ का, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। कहाँ का, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है, गरबा है, घूमर है, बरदो छम है या रास लीला है। तो देखिए इसमें सही आंसर क्या होगा आपका, तो होगा गरबा। कौन सा हो जाएगा, गरबा। अब ये जो गुजरात राज्य है यहाँ के कई सारे देखेंगे तो क्या है भाई, नृत्य हैं। जैसे आप डांडिया की बात करोगे, डांडिया हो गया। इसके अलावा भवई हो गया, क्या हो गया, भवई हो गया। बाकी गरबा तो आपका है ही है, ठीक है, गरबा है ही है, ये यहाँ का लोक नृत्य हो जाता है। ये घूमर देखो फिर आ गया, ये कहाँ का है, तो ये तो राजस्थान का है। बरदो छाम की बात करेंगे तो ये अरुणाचल
प्रदेश का हो जाएगा। रासलीला की बात करें तो ये यूपी का हो जाएगा, ठीक है, ये यूपी का। अगला देखिएगा, लंदन शहर डॉट डॉट नदी के तट पर स्थित है। भाई लंदन शहर किस नदी के किनारे है? हडसन, राइन, डेन्यूब या थेम्स? किसका बताएंगे हम लोग? देखिए इसके लिए सही आंसर होगा कौन सा आपका थेम्स या टेम्स भी कहते हैं। हडसन नदी के किनारे तो आपका शहर है कौन सा? न्यूयॉर्क। कौन सा है? न्यूयॉर्क है। राइन नदी के किनारे आपका जर्मनी है, ठीक है। पहले देखिएगा, कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, स्पीकर, कैबिनेट मंत्री या विपक्ष के नेता? अब देखो यहाँ मिलेगा ना वैकल्पिक पीएम किसे मानते हैं, तो इसमें तो कोई दिख नहीं रहा है, तो फिर आप कह सकते हो जो विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का जो नेता होता है ये कैबिनेट मंत्री का स्तर प्राप्त होता है। कैबिनेट मंत्री का स्तर होता है ये, ठीक है ना। कैबिनेट मंत्री का स्तर होता है विपक्ष का नेता। जैसे आप देखोगे वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो जो आपकी 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो हैं राहुल गांधी। कौन है? राहुल गांधी, ठीक है। और सत्ता दल के नेता कौन है? तो हैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो वैकल्पिक पीएम किसे माना जाता है? तो वैकल्पिक पीएम माना जाता है विपक्ष के नेता को। राजस्व घाटे की गणना के लिए निम्न में से कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है? राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय प्राप्तियां, राजकोषीय व्यय, प्राथमिक घाटा, नेट ब्याज देयता, बजट राजस्व या बजट घाटा। इसमें देखो सही आंसर आपका हो जाएगा राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां, ठीक है। ये राजस्व मतलब क्या हो गया? देखो रेवेन्यू की बात करते हैं हम लोग, तो जितना आपने क्या किया, व्यय किया है, और जितना आपने प्राप्त किया है, इसका अंतर ही क्या होगा? राजस्व घाटा होगा, ठीक है ना। इसका जो अंतर होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा वही क्या होगा? आपका राजस्व घाटा होगा। क्या होगा? राजस्व घाटा होगा, यानी कि दोनों का अंतर, और ये निगेटिव होगा अंतर। पानी के कितने ग्राम से एक मोल अणु बनता है, ठीक है, कितना बनता है? 20 ग्राम, 18 ग्राम, 12 ग्राम या 24 ग्राम? इसके लिए सही आंसर आपका कौन सा है? 18 ग्राम। क्या है? 18 ग्राम। ये जो संख्या आप देख पा रहे हैं, यानी कि 6022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इस संख्या को हम लोग अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं, अवोगाद्रो संख्या कहते हैं इसे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पानी बात करते हैं, यानी कि जल। क्या होगा भाई? पानी यानी कि जल। जो जल है, जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। विशिष्ट ऊष्मा क्या होगा? सर्वाधिक होगा। क्या होगा? सर्वाधिक होगा, ठीक है। और जल का अपवर्तनांक आपने देखा ही था, कितना था? जिसका था 1.33 था। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है? अंतःद्रव्यी जालिका, लाइसोसोम्स, वंशाणु या गोलकी उपकरण? अब देखो जो वंशाणु ये है ना, ये इसको जीन भी कहेंगे। क्या कहेंगे? जीन भी कहेंगे। तो अब इस हिसाब से आंसर वंशाणु ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आनुवंशिकता की कार्यात्मक की जो इकाई होती है वो जीन ही होती है। क्या होती है? जीन ही होती है। और लाइसोसोम्स को हम लोग क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली तो कहते हैं।
आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली कहते हैं किसको? लाइसोसोम को कहते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, वरुण, पृथ्वी या शनि? तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा, देखो, बृहस्पति हो जाएगा। कौन सा होगा? बृहस्पति हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे देखा जाएगा, एक सवाल बनाया जाता है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में आपके ग्रह हैं, ठीक है? ये क्या आपका? सूर्य। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में अगर हम लोग क्या देखते हैं, ग्रहों को देखते हैं, कौन कौन सा हो जाएगा? ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। कितनी है? 8 है। अब इनके अगर देखा जाए, नाम की बात किया जाए, तो देखो, ये कौन सा हो जाएगा आपका? बुध है, ठीक है? ये आपका शुक्र है, ठीक है? ये आपका शुक्र है। फिर इसके बाद में देखेंगे तो ये आपका पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी है। ये आपका मंगल है, ठीक है? ये आपका मंगल है। और इधर देखेंगे आप तो ये बृहस्पति हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है? ये शनि हो जाएगा, ये अरुण हो जाएगा और ये वरुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वरुण हो जाएगा, ठीक है? और इसी के बीच में यहाँ पर इस तरीके से क्या मिलेंगे? क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये इसे कहते हैं अवान्तर ग्रह। तो आज एक क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है, ठीक है? और ये जो आपके जितने भी ये चारों ये ग्रह हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? पार्थिव या फिर आंतरिक ग्रह कहेंगे, आंतरिक ग्रह कहेंगे या चट्टानी ग्रह कहेंगे, क्योंकि इनमें चट्टान पाए जाते हैं, ये ठोस होते हैं, ठीक है? ये ठोस होते हैं। लेकिन ये जो आपके 4 ग्रह हैं, ठीक है, ये जो 4 ग्रह हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? जोवियन, बाह्य, ठीक है? क्या कहेंगे इन्हें? बाह्य, ऐसे कहेंगे हम लोग ग्रेट प्लैनेट बोलेंगे, ठीक है? ग्रेट प्लैनेट बोलेंगे, ठीक है? तो इन सबको भी ध्यान रखना, कौन सा आंतरिक, कौन सा पार्थिव ग्रह है और कौन सा जोवियन या फिर क्या है आपका बाह्य ग्रह है, ठीक है? कौन सा बाह्य ग्रह है। अब इसमें आप देखेंगे, ये अरुण की बात करते हैं तो ये विपरीत घूमता है। क्या करेगा? ये विपरीत घूमता है। और इसके साथ साथ में और कौन विपरीत घूमता है? तो वो कौन सा है? शुक्र ग्रह भी क्या करेगा? विपरीत चक्कर लगाता है सूर्य का, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में है, ठीक है? तो सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। उससे सेकंड सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है। थर्ड अरुण है। फोर्थ वरुण है, ठीक है? और 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हो जाए कौन सी? पृथ्वी। अगर इनका नंबर हम वो लगाएं, अगर इनका क्रम लगाते हैं तो देखिए, क्रम की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा फर्स्ट, यानी सबसे बड़ा हो जाएगा, ये सेकंड सबसे बड़ा हो जाएगा, ये थर्ड सबसे बड़ा हो जाएगा और ये फोर्थ सबसे बड़ा हो जाएगा। और इधर अगर बात करते हैं इस वाले में तो देखिए, पृथ्वी जो है ये 5वीं क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी ग्रह हो जाएगी, ठीक है?
बुध हो जाएगा, ये 8वां सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका शुक्र है ये 7वें नंबर का हो जाएगा। और मंगल जो है आपका, देखो सॉरी, यहाँ पर ये 6ठे नंबर का हो जाएगा, पास में है ना, ये हो जाएगा 6ठे नंबर का। और मंगल हो जाएगा 7वें नंबर का, ठीक है। तो पृथ्वी, सवाल आता है कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में है। तो पृथ्वी जो है वो मंगल और शुक्र के बीच में, पृथ्वी जो शुक्र और मंगल के बीच में है। और ये पूछ ले कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो वो कौन सा है, शुक्र है। क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। शुक्र को हम लोग पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति डैश डैश है। संसदीय सहमति की आवश्यकता है, न्यायिक समीक्षा लागू नहीं है, न्यायिक समीक्षा के अधीन या विवेकाधीन। जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है किस आर्टिकल के तहत, तो 1, 2, 3, 123 के तहत जो जारी करता है अध्यादेश, वो किसके अधीन होता है, तो देखो वो न्यायिक समीक्षा किसके अधीन होता है, न्यायिक समीक्षा के वो अधीन होता है, ठीक है ना, न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। लिखा है कि मैटूर बांध, ठीक है ना भाई, मैटूर बांध किस नदी पे है, तो देखो मैटूर बांध जो है, इस ध्यान रखना कि ये है कावेरी नदी पे। किस नदी पे है, कावेरी नदी पे। तो जो आपका ये मैटूर बांध है, ये जो आपका मैटूर बांध है ना, मैटूर बांध, ये तमिलनाडु के सेलम जिला में है, सेलम जिला में है, ठीक है ना। और इसी मैटूर बांध के पीछे ही स्टेनली जलाशय है। कौन सा है, इसी के पीछे क्या है, स्टेनली क्या है, जलाशय है। कहाँ होगा, तो तमिलनाडु में ही होगा। स्टेनली जलाशय जो कि कृत्रिम है, वो इसी बांध के पीछे। अब जो गोदावरी की बात करेंगे हम लोग, तो गोदावरी नदी पर कौन सा, जायकवाड़ी बांध है ना, जायकवाड़ी बांध। यहाँ पे क्या है, जायकवाड़ी बांध है। कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके अलावा वैगई पे वैगई बांध है, कृष्णा पे नागा अर्जुन बांध है, नागा अर्जुन बांध है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगर आंध्र प्रदेश नहीं है तो तेलंगाना सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है। जो आपके घरों में जो विद्युत स्विच होते हैं, उसका उपयोग या उसको बनाने में कहाँ उपयोग, उसके बनाने में किसका उपयोग करते हैं, बेकेलाइट का, फिनॉल का, एपॉक्सी रेजिन का या पॉलीथीन का। तो सही आंसर क्या आपका, बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है ना, ये ऊष्मा व विद्युत का क्या है, कुचालक है। क्या है, ऊष्मा व विद्युत का कुचालक है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा संगठन खेल फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। आपका AKFI, FIFA यानी कि FIFA, AIKF या AITA। तो देखो अब यहीं से लग रहा है कि भाई फुटबॉल से बात कर रहा है, तो फुटबॉल से कौन हो जाएगा, तो फीफा हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, फीफा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ना, फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन, इसका क्या फुल फॉर्म है। तो इसकी स्थापना अगर आप देखेंगे तो ये इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय हमने पढ़ा कहाँ पे, तो इसका मुख्यालय हमने पढ़ा है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। और स्विट्जरलैंड में जगह कौन सी है, तो ज्यूरिख, ज्यूरिख जगह है। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में।
और स्थापना होता कब है, तो 1904 में। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो फुटबॉल प्रतियोगिता होती है उसको कौन कराता है, फीफा ही कंडक्ट कराती है। कौन कराता है, फीफा ही कंडक्ट कराते हैं। आगे देखिएगा, अगला, भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल। तो आप सबको पता है कि हमारे भारत में सबसे अधिक जूट की खेती कहाँ होती है, तो वो होती है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल में होती है। ठीक है, और इसके अलावा देखिएगा, जब जूट की बात की हमने, तो जूट को हम लोग पटसन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, इसे कहते हैं पटसन भी कहते हैं। ठीक है, और पटसन को हम लोग गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जूट यूपी भारत में कहाँ होता है सबसे अधिक, तो पश्चिम बंगाल में होता है। तो जूट का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, तो इसका ध्यान रखना, तना उपयोग में लाया जाता है, लाया जाता है किसका, तना। ठीक है, तना उपयोग में लाया जाता है इसका। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित किया जाए तो क्या प्राप्त होता है। तो ये तो औसत गति, औसत विस्थापन, औसत वेग, औसत त्वरण। तो ये क्या हो गया, औसत गति हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, गति हो जाएगा। क्योंकि आप देखो, गति बराबर यानी स्पीड बराबर, यही तो पूछ रहा है ना, कि यानी स्पीड बराबर क्या होता है, ये होता है भाई कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल समय। तो ये हो जाएगा क्या, आपकी औसत गति हो जाएगी। ठीक है, औसत गति हो जाएगी, स्पीड बराबर दूरी बटा समय, नहीं क्या होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को पूरा किया, नरसिंह चोल, आदित्य चोल, विजयालय चोल या राजराज चोल। ये राजराज प्रथम भी कह सकते हैं। तो ये ऑप्शन में क्या सही होगा, राजराज प्रथम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो आपके ये राज जो प्रथम है, ठीक है, इन्होंने क्या बनवाया था, बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, कहाँ पे, तंजावुर में। ठीक है, इन्होंने बनवाया था। विजयालय तो क्या है, विजयालय जो देखेंगे तो वो तो चोल वंश के क्या है, संस्थापक ही हैं। क्या है, संस्थापक हैं। और मुख्यालय इन लोगों का कहाँ पे था, तो तंजावुर में ही था। चोल शासकों का तंजावुर मुख्यालय कहाँ था, तंजावुर में था। ठीक है, तो जो चोल वंश है, चोल वंश की नेवी यानी नौसेना, नेवी बहुत अच्छी थी। कब, प्राचीन काल में, इनके समय में नेवी बहुत अच्छी थी इन लोगों की। ठीक है, नेवी बहुत अच्छी थी। अगला देखो, अगला है कि बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है, थेरवाद, महायान, हीनयान या फिर ब्रजयान। तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ब्रजयान। कौन सा हो जाएगा, ब्रजयान हो जाएगा। ठीक है ना, ब्रजयान। देखो, थेरवाद का जो पाली भाषा में अर्थ होता है वो होता है बुजुर्गों का मार्ग। ठीक है ना, यानी कि पाली भाषा में इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बुजुर्गों का मार्ग। ये इसका क्या होता है, नाम होता है। ठीक है ना, जो महायान और हीनयान है ये कौन सी, तो फोर्थ बौद्ध
संगीति में क्या हुआ था, विभाजन हो गया। क्या हुआ था, विभाजन हुआ था, ठीक है ना। और इस समय शासक कौन था, शासक की बात करेंगे तो शासक होगा कौन, कनिष्क। कौन होगा, राजा कनिष्क होगा, ठीक है, कुषाण वंश का, ठीक है। और जो इसमें अध्यक्ष होंगे अध्यक्ष, वो देखो आप तो कौन है आपके, तो वो हैं वसुमित्र, है नी। और इसमें और कौन था, तो और अश्वघोष भी थे, अश्वघोष भी थे यहाँ पे, ठीक है। तो इनको सबको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये 463 शायद इसी में ये बहुत ही संगति हुई थी, ठीक है ना, ये हुई थी। पहले देखिएगा, संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री की अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है, 1 साल, 3 महीने, 2 साल या 6 महीने। तो देखो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो वो है आपका 6 महीने। कितने, 6 महीने। यानी कोई भी अगर जो व्यक्ति किसी भी सदन का अगर वो सदस्य नहीं है तो वो अधिकतम 6 महीने तक वो मंत्री बना रह सकता है। और क्योंकि प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री भी आप 6 महीने के लिए बन सकते हो अगर किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो। और 6 महीने के बाद में अनिवार्य हो जाएगा कि आप किसी भी सदन का सदस्यता ले लें, नहीं तो आपका जो मंत्री पद है वो हटा दिया जाएगा। तो ये इतने 6 महीने ध्यान रखना। आगे देखिए, अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है, तापमान में वृद्धि, ये तो भाई ज़्यादा ही हो जाएगा वाष्पीकरण। आर्द्रता में कमी, तब भी ज़्यादा ही होगा। सतह क्षेत्रफल में कमी, वायु गति में वृद्धि। हाँ देखो, सतह क्षेत्रफल यानी कि किसी भी चीज़ का अगर जो क्षेत्रफल जो है वो कम कर दिया जाए तो उसमें वाष्पीकरण कम होगा। जैसे सपोज करिए कि मान लो इस समय गर्मी का महीना है, भाई जून चल ही रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा ही हो रही है, आपने देखा। अगर हम क्या करें, 1 गिलास पानी लें, उस 1 गिलास पानी को आप थाली में डाल दो, ठीक है, थाली में डाल दो। और वो या तो फिर जो क्या करो, जो आपका गिलास है, ठीक है, जो आपका क्या है गिलास है, वो गिलास में ही पानी ऐसे छोड़ दो। तो इसमें आप क्या देखोगे, दोनों को 2 घंटे या 4 घंटे के लिए छोड़ दो। तो यहाँ पे जो पानी, इस जो आपने ये थाली में जो पानी रखा है ना, थाली में, इसका क्या होगा, जो आपका वाष्पीकरण है ना, वाष्पीकरण ये तेज होगा। क्या होगा, ये तेज होगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाष्पीकरण का दर क्या होगा, कम होगा। तो अगर आप उसका सतह का क्षेत्रफल कम कर देते हो तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अगर देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि हार्मोन्स होता है, मतलब वृद्धि हार्मोन्स या ये किससे, ठीक है, किससे आपका क्या होता है, किससे वृद्धि हार्मोन्स होता है, यानी जो आपके शरीर को ग्रो करता है। पीयूष ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि, जिगर या अग्नाशय। तो यहाँ से थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं इन चीज़ों को लेकर। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर तो क्या है, पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। अब जो पीयूष ग्रंथि है ये टर्सिका नामक अस्थि में सुरक्षित होती है। ये कहाँ पर, अस्थि में स्थित होती है, ठीक है। तो टर्सिका नामक अस्थि में क्या है, ये स्थित होती है। चलो, तो पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन्स निकलता है, यहाँ से स्रावित होता है। अधिवक्र, ठीक है ना, अधिवक्र यानी इसे बोलते हैं हम लोग एड्रेलिन, ठीक है, एड्रेलिन ये ग्रंथि है और यहाँ से भी हार्मोन्स स्रावित होता है, ठीक है, यहाँ से भी हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। और एड्रेलिन से जो होता है वो आपने देखा होगा खासकर, और इसे दो अग्नाशय जो है, अग्नाशय की बात करते हैं, इसे पेंक्रियाज कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये शरीर में
यानी मानव शरीर में, धारणा क्या मानव शरीर में ये क्या है, एकमात्र ये क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब होता है कि जो क्या करे, जो हार्मोन्स व एंजाइम, ठीक है, जो हार्मोन्स और एंजाइम क्या करे, दोनों रिलीज करे। क्या करे, जो दोनों रिलीज करे, ठीक है। तो जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। और जो आपके एंजाइम रिलीज करती हैं वो बहिःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। तो अग्नाशय ध्यान रखना। अब अग्नाशय के कहाँ से, तो लैगर हैंस की दीपिकाओं से कौन सा, तो इंसुलिन, ये हार्मोन्स है ना, इंसुलिन क्या होता है, स्रावित होता है, ये निकलता है, ठीक है, ये यहीं से निकलता है ना। तो ये ध्यान रखना अग्नाशय से। बाकी अग्नाशय से बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं जो पाचन क्रिया को संपन्न करते हैं या उन पर मदद करते हैं। तो देखो एंजाइम ही निकल रहा है और आपका इंसुलिन नामक आपका हार्मोन्स भी निकल रहा है, इसलिए ये दोनों प्रकार की क्या हो जाती है, ग्रंथि हो जाती है। तो मानव शरीर में एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय है, ठीक है ना, अग्नाशय ये हो जाता है, ठीक है। तो इनको सबको ध्यान रखना। तो हार्मोन्स कौन रिलीज करेगा, कैसी ग्रंथि रिलीज करेंगे, जो अंतःस्रावी होंगी। कौन सी वाली, इसको ध्यान रखिएगा, कौन सी ग्रंथि, जो आपकी अंतःस्रावी होंगी, ठीक है। और बहिःस्रावी वो एंजाइम निकालती हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। अच्छा, ये जनसंख्या की बात कर रहा है, तो ये कब की डाटा, ये कब का होगा, ये डाटा पूछ रहा है कब, 2019 में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो चीन, ब्राज़ील, रूस या भारत, तो इसके अकॉर्डिंग तो कौन हो जाएगा, चीन हो जाएगा। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, वर्तमान में देखा जाए तो इसमें कौन है, तो भारत है। कौन है, भारत है, जो लगभग क्या है 144 करोड़ के आसपास में जनसंख्या इसकी हो चुकी है, ठीक है ना। चीन की क्या हो 143 करोड़ के आसपास में जनसंख्या है। तो जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है उसके अकॉर्डिंग अभी भारत सरकार के द्वारा ये नहीं बताया गया, क्योंकि अभी आप देखोगे तो 2000 जो आपका 21 की जो जनगणना है वो अभी उसकी रिपोर्ट नहीं प्रकाशित हुई है, ठीक है। तो उसका इंतज़ार करते हैं, देखते हैं उसमें क्या रिपोर्ट आता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, चीन हो जाएगा। उस समय की बात करते हैं तो अभी जो चीन है वो सेकेंड स्थान पे आ चुका है, पहले स्थान पे कौन आ चुका है, भारत आ चुका है। आगे देखिए, अच्छा एक चीज़ देखिए, जनसंख्या की बात हुई ना, तो जनसंख्या, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं हम लोग कब, 11 जुलाई को। कब मनाते हैं, 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। वन भूमि जिसे और अधिक हास्य से संरक्षित किया जाता है, डैश डैश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। संरक्षित वन, पवित्र ग्रुप, अवर्गित वन या आरक्षित वन, ठीक है। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन ना आपको खासकर कहाँ से मिलेंगे, जो एनसीईआरटी की किताब है ना, खासकर वहाँ पे दे रखा है कि वन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। आपने देखा कि जो वन अधिनियम आया था 1980 वाले में, ठीक है। तो आपने देखा कि उससे पहले भी एक वन अधिनियम आया था 1952 में, उसमें बताया गया था वनों को 3 भागों में बांट दिया गया था, संरक्षित, अवर्गित और आरक्षित, इनके में बांट दिया गया था, ठीक है। तो देखो कौन सा हो जाएगा इसमें, संरक्षित वन हो जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि वन अधिनियम कब आया था,
तो वन अधिनियम आया था आपका 1980 में। कब आया? 1980 में। और जो वन है वो एक समवर्ती सूची का विषय है, जिसे क्या किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में ऐड किया गया था, ठीक है ना। और समवर्ती सूची हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? ध्यान रखना, एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक नहीं है। अब कह रहा है एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या पैरासीटामॉल। तो ये नाम से ही लग रहा है इसमें, आप देखो तो ये नहीं है ना। कौन सा? पैरासीटामॉल नहीं है। तो पैरासीटामॉल नहीं है, ये क्या है फिर? तो ये दर्द निवारक, ये क्या आपका? ये दर्द निवारक ये दवा है। ये दर्द निवारक क्या है? दवा है। बाकी ये तीनों क्या हैं? आपके एंटीबायोटिक हैं, ठीक है। और अभी हमने देखा कि सरकार ने क्या किया है कि अधिक एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने में प्रतिबंध लगा दिया, खासकर केरल राज्य ने, कि ज़्यादा दवाइयों के साथ में एंटीबायोटिक का प्रयोग न किया जाए, जो आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है। डैश 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 भाई एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व के रूप में रखनी होती है। आरक्षित नकदी निधि अनुपात, खुला बाजार कार्रवाई, सांविधिक चल निधि अनुपात या बैंक दर। इनमें से आंसर आपका क्या होगा? देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ ना, इससे भी समझ जाओगे क्या लिखा हुआ। यहाँ लिखा है कि एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंकों के साथ रिजर्व के रूप में रखनी होती है। तो यहीं से देख लेंगे तो सही क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा क्या भाई? आरक्षित नगदी निधि, ठीक है ना, ढंगना। और तो इसे आप देखेंगे आरक्षित नगदी निधि हो जाएगा। यानी कि आप देखोगे कोई भी जब वाणिज्यिक बैंक होती है तो उसको पहले क्या करना पड़ता है? कुछ ऐसा पैसा या रुपया या कोई भी चीज़ जो मूल्य, जैसे वो बांड भी हो सकता है या सोना या चांदी भी हो सकता है, उसको पहले रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। किसके पास? आरबीआई के पास। केंद्रीय बैंक कौन है? भारत की आरबीआई, उसको पास पहले रखना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपना वो कार्य कर सकती है। भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति है? इनमें से कोई नहीं। संवैधानिक विवेक, वैधानिक विवेक या स्थिति परक विवेक। तो सही आंसर क्या है इसमें? स्थिति परक विवेक हो जाएगा, ठीक है ना भाई। स्थिति के अनुसार आप कोई भी आप निर्णय ले सकते हैं, ठीक है ना। संवैधानिक विवेक नहीं है, वैधानिक नहीं है, क्या स्थिति परक है, ठीक है ना। अब देखो राष्ट्रपति, आपने पढ़ा कि इस पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किस में दे रखा है? वो अनुच्छेद क्या है? 61 में। क्या है? 61 में। राष्ट्रपति जो आपका शपथ लेता है, ओथ यानी शपथ, वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 60 है। इसका जो क्षमादान की बात है वो कितना है? आर्टिकल 72 है। कौन सा? 72 है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, आर्टिकल किसके माध्यम से? तो 123। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है जो बाध्यकारी नहीं है, किस आर्टिकल के तहत? 143 के तहत, ठीक है, 143 के तहत। तो ये सारी बातें राष्ट्रपति के संदर्भ में आप क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। अब जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का वेतन अगर पूछ लिया जाए, राष्ट्रपति का अगर वेतन आपसे पूछा जाए तो कितना होगा? बताओ वेतन कितना होगा भाई इसका? तो वेतन होगा कितना? तो 5 लाख, जो टैक्स से क्या होगा? बिल्कुल फ्री होगा। जो टैक्स से क्या होगा? बिल्कुल फ्री होता है। तो ये 5 लाख रुपए होगा प्रति माह, ठीक है। कितना होता है ये? प्रति माह, साल का नहीं है, प्रति माह होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का 4 लाख होता है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? चेर से, चोल से, पांड्य से या पल्लव से? तो ये है किससे? चोल से। किससे है? चोल से। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि जो
ये खासकर नटराज की जो प्रतिमा है, ये हमने देखा है कि जो हमारा जो संसद भवन आपका है, संसद भवन, उसमें ये प्रतिमा रखी गई है, ठीक है ना। तो ये संसद भवन के में रखी गई चोल। तो चोल ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ पर इनका था विस्तार साम्राज्य, वो था तमिलनाडु में। कहाँ था? तमिलनाडु में। और इन्होंने अपनी राजधानी जो बना रखी थी वो कहाँ बना रखी थी? इन्होंने अपनी राजधानी बना रखी थी, आप देखेंगे तो कहाँ? तंजावुर में। और जो चेर थे इस किस वाले क्षेत्र में थे? ये थे केरल वाले क्षेत्र में थे। कहाँ थे? केरल वाले क्षेत्र में थे। अगर देखो डैश डैश की सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? नारायण मूर्ति समिति, मोंटेक सिंह अहलुवालिया समिति, BN श्रीकृष्ण समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो ये देखो जो मूल कर्तव्य ना इसी में जोड़ा गया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन कब? तो 1976 में। कब? 1976 में। 1976 में कौन सा है? तो भाग 4 का व अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत कितने? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है ना। और फिर जो 86वां अमेंडमेंट था, कब? 2002 वाला, इसमें कौन सा? तो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है। तो टोटल कितने? देखो हमारे संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था, एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। लेकिन हमने क्या किया कि 42वां जो अमेंडमेंट था 1976 में, हमने क्या किया कि एक क्या बनाया? समिति बनाई। कौन समिति बनाई? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये उसके अध्यक्ष थे। इन्होंने सिफारिश किया कि हमें मूल कर्तव्यों को शामिल करना चाहिए। और हमने ये मूल कर्तव्य लिए कहाँ से हैं? तो देखो ये आपके जो मूल कर्तव्य है ना, हमारे ये जो मूल कर्तव्य हैं ये हमने कहाँ से लिए हैं? तो ये रूस के संविधान से लिया है। ये हमने कहाँ से लिया है? रूस से लिया है, यानी कि सोवियत संघ से, USSR से लिया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती संबंधित है? मैरी कॉम, बजरंग पुनिया, दीपा कर्माकर, जीतू राय। तो कुश्ती संबंध रखते हैं कौन? तो ये है कौन भाई? बजरंग पुनिया। मैरी कॉम तो बॉक्सिंग इनका है प्रोफेशन। दीपा कर्माकर क्या है? जिम्नास्ट हैं, ठीक है। और जीतू राय तो निशानेबाज हैं। निशानेबाज हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि योग में भुजंग आसन किस मुद्रा को दर्शाता है? अच्छा ये देखो, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये योग की मुद्राएं पूछ रहा है। आपने देखा जितने भी शिफ्ट हमने पढ़े हैं उसमें अधिकतम शिफ्टों में इसने योग की मुद्राएं पूछ रखा है। जैसे आपने पढ़ा था मकरासन, मगरमच्छ वाला है नहीं, एक लिली वाला था, ठीक है, एक वृक्ष वाला था, और अब देखो भुजंग वाला। तो इसमें नाम से लग रहा है कौन होना चाहिए? भुजंग। यानी इसमें हम लोग जो शरीर है वो सांप की मुद्रा में बनाते, फन की मुद्रा में बनाते, ये वाला योग है भाई। निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वेद बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है? सामवेद, ऋग्वेद, यथर्वेद या फिर यजुर्वेद, ठीक है। तो इसमें देखो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये यजुर्वेद हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ये यजुर्वेद हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ा है ना यजुर्वेद, इससे पहले ही पढ़ा हमने। तो सही आंसर क्या हमारा? यजुर्वेद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यजुर्वेद जो है इसके 2 पार्ट हैं। इसके 2 पार्ट है ना, कृष्ण और दूसरा कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद है, ठीक है। तो ये जो यजुर्वेद है ये
पद्य शैली में लिखा है ना, किस में लिखा है, तो ये पद्य और गद्य शैली में लिखा हुआ है। लिखा है, ठीक है। और इसी में जो आपके यज्ञ से संबंधित ये लिखा है ना, कर्मकांड, कहाँ गया, अनुष्ठानों का कर्म, यानी यज्ञ संबंधी बातें इसी में लिखी हुई हैं, ठीक है ना, यज्ञ संबंधी बातें इसी में लिखी हुई हैं, ठीक है। अगर संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को और राज्य सभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है, यानी कि हमने देखा है कि अगर जो भारतीय संविधान में संशोधन करना पड़ जाए तो वो संशोधन कैसे करेंगे, ये प्रक्रिया जो है ये हमने किस देश के संविधान से लिया है, ठीक है। ये किस देश के संविधान से लिया है, देखो तो क्या कैनेडियन संविधान से लिया है, क्या दक्षिण अफ्रीका संविधान से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है, ब्रिटिश संविधान से, तो ये हमने कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने ये ले रखा है, ठीक है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने पढ़ रखा है। अच्छा, एक देखो सवाल आपसे यही पूछ सकता है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये हमने खासकर अगर भाग की बात करते हैं तो ये भाग कौन सा हो जाएगा, भाग आपने देखा होगा 20, कौन सा होगा, भाग 20 होगा और आर्टिकल 368 होगा, ठीक है। तो संविधान में संशोधन की बात करेंगे, संविधान में संशोधन की बात करेंगे तो ये कौन सा है, अनुच्छेद तो 368, ठीक है, 368 के तहत ये संशोधन होता है, ठीक है। और कैसे होगा, तो क्या ये सामान्य बहुमत से हो जाएगा या विशेष बहुमत से हो जाएगा, तो ये डिपेंड करेगा कि वो संशोधन कैसा है, ठीक है ना। अब देखो अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है, यहाँ से हमने लिखा न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन यहीं से लिया है हमने। इसके अलावा आप देखोगे तो हमने यहीं से क्या लिया है, उप राष्ट्रपति का जो पद है ये हमने यहीं से लिया है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहीं से लिया है, जैसे मूल अधिकारों की बात करेंगे तो हमने यहीं से लिया है। ब्रिटिश संविधान से हमने देखा एकल नागरिकता, संसदीय जो प्रणाली है वो हमने ब्रिटेन से ही लिया है, ठीक है। कनाडा से संघात्मक जो सरकार है वो हमने यहीं से लिया है। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया, कनाडा से लिया है। तुर्की की राजधानी कौन सी है, इस्लामाबाद, ठीक है, क्या है, इस्लामाबाद है, अंकारा है, तेहरान है, इस्तांबुल है। देखो इस्तांबुल तो हालांकि तुर्की का ही शहर है, जो कहाँ पड़ता है, जो ये पड़ेगा यूरोप में। इसको पहले हम लोग क्या कहते थे, कुस्तुनतुनिया ये कहते थे, कुस्तुनतुनिया कहते थे। और ये हिस्सा यूरोप में है, ये हिस्सा कहाँ पे है, यूरोप में है, यूरोप में। ये है किसका भाग, तुर्की का है। तो आपने पढ़ा तुर्की और रूस ऐसे देश हैं जो यूरोप और एशिया दोनों में स्थित हैं, दोनों में स्थित है। तो जो इस्तांबुल शहर है ये तुर्की का है, लेकिन ये यूरोप वाले पार्ट में है, बाकी सारा पार्ट देखेंगे तो वो एशिया में है, जो पश्चिमी एशिया वहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो तेहरान है तो ये तो ईरान की राजधानी हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, ईरान की हो जाएगी। अंकारा जो है ये किसकी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी तुर्की की राजधानी, ठीक है ना। आगे इस्लामाबाद तो जानते ही हैं किसका हो जाएगा, भाई पवित्र भूमि का जो देश है वही तो है पाकिस्तान, ठीक है। कहाँ को हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। अच्छा तुर्की को देखो, तुर्की को हम लोग क्या क्या कहते हैं भाई, या इसका नया नाम तो क्या हो चुका है, तुर्की हो चुका है, नहीं तुर्की। तो इसे हम लोग कहते हैं यूरोप का मरीज कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, इसे कहते हैं यूरोप का मरीज कहते हैं, ठीक है। एशिया का मरीज तो चीन को कहते हैं, किसे कहते हैं, चीन को कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए तुर्की में ही आप देखेंगे यहीं पे क्या मिलेगा आपका, एशिया माइनर का पठार मिलेगा, एशिया माइनर का पठार आपको यहीं मिलेगा, कहाँ पे, तुर्की में ही मिलेगा, ठीक है ना, तुर्की में ही मिल जाएगा। तो इन सबको ध्यान रखिएगा, तुर्की से संबंधित बातें। आगे देखिए सामान्य मूल्य स्तर में एक शब्द वृद्धि, ये कंटिन्यू, ठीक है ना, क्या है, कंटिन्यू जो ग्रोथ है,
को के रूप में जाना जाता है। मुद्रास्फीति, वित्तीय संकट, अपस्फीति, मुद्रास्फीति जनित मंदी। अब कह रहा है वृद्धि हो रहा, तो ये क्या है, मुद्रास्फीति। स्फीति मतलब होता है फैलाव या वृद्धि होता है। तो मुद्रा में, इस सिद्धांत को मुद्रा में यानी मूल्य में, मुद्रा में जब क्या हो, वृद्धि हो, स्फीति मतलब फैलाव हो, ठीक है, यानी कि मुद्रा की जो वैल्यू है वो बढ़ना शुरू हो जाए और वस्तु की कीमत घटना शुरू हो जाए तो मुद्रास्फीति हो जाएगा। और इसी के अपोजिट हो जाए अपस्फीति कहलाएगा। क्या है, अपस्फीति कहलाएगा। ठीक है, तो आपने देखा, अगर यहाँ कहा जाए अर्थशास्त्र के जनक कौन है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो बताएंगे एडम स्मिथ। कौन है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, इनकी पुस्तक है ना वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी बुक कौन सी है, इनकी बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र की संपत्ति। क्या है, राष्ट्र की संपत्ति, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन। अगला देखो, किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। अब देखो, मौलिक अधिकार ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है ना, ये कहाँ के संविधान से लिया है, ये लिया है USA। ठीक है ना, और इसके मौलिक अधिकार का भाग क्या है, तो भाग है आपका 3, आर्टिकल क्या है 12 से 36। अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद हमारा है 12 से लेकर 36। कौन सा है, 12 से लेकर 36, यहाँ तक का है। तो अगर आपको मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है तो इसके लिए कैसा आपको बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत, राज्यों की सहमति के साथ संसद का विशेष बहुमत, पूर्ण बहुमत या संसद की विशेष बहुमत। तो ये देखो, ये आपका क्या है, संसद की विशेष बहुमत। विशेष बहुमत क्या होता है, 2/3 सदस्य अगर सहमत हैं, 2/3 मतलब हो गया लगभग ये 66% हो गया ना, 66% हो गया। तो संसद की विशेष बहुमत से ही आप मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। साधारण बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत में क्या होता है, इसमें होता है 50% प्लस 1 हो जाएगा, वो साधारण बहुमत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, विश्व व्यापार संगठन द्वारा एक डैश डैश स्थापित किए जाने की उम्मीद है। कल्याण आधारित व्यापार व्यवस्था, क्षेत्रीय आधारित व्यापार व्यवस्था, नियम आधारित व्यापार व्यवस्था या लाभ आधारित व्यापार व्यवस्था। ठीक, तो देखिए इसमें सही आंसर क्या है, ये क्या होगा भाई, नियम आधारित होगा ना भाई। जो WTO है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 1995 को होती है। कब होती है, 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय कहाँ पे है, तो जिनेवा में है, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में है। WTO को पहले हम लोग गैट के नाम से जानते थे। किसके, गैट के नाम से, गैट के नाम से। ठीक है, तो जनरल एग्रीमेंट टैरिफ ऑन ट्रीटी, ऐसे हम लोग इसको पहले नाम से जानते थे। ठीक है, तो अब देखो जो WTO है, तो ये किस सिद्धांत पे काम करेगा भाई, किस स्थापना हमने क्यों किया है, तो देखो नियम आधारित व्यापार व्यवस्था होगा। कल्याण के लिए नहीं किया है, लाभ के लिए नहीं किया है, क्षेत्रीय नहीं किया है, क्या बोला हमने, नियम आधारित होगा। ठीक है ना, क्या होगा, नियम आधारित हो जाएगा ये। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है, कार्य और जड़ता को, कार्य और ऊर्जा को, वेग और विस्थापन को, जड़ता और ऊर्जा को। तो इसमें सही आंसर क्या है, तो कार्य और ऊर्जा को। कार्य और ऊर्जा को हम लोग किसमें मापते हैं भाई, जूल में। किसमें मापते हैं, जूल में हम लोग मापते हैं। या फिर अगर बात करते हैं तो आपने इसके बारे में पढ़ रखा होगा कि आपने अब पढ़ा ना कि 1 किलो वाट घंटा में कितना होता है, तो 3.6 गुणे 10⁶ जूल होता है ना, इतना जूल होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना आप। अगर देखिएगा,
वास्तुकला की वंगा शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर या पश्चिम बंगाल? तो इसके लिए सही आंसर क्या है? देखो, इसके लिए सही आंसर आपका है पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, कौन सा है? पश्चिम बंगाल। अच्छा, अब देखिएगा, यही सवाल बनाया जा सकता है। क्या सवाल बन सकता है? देखिएगा, पश्चिम बंगाल की विधान सभा का जो सचिवालय है, सचिवालय का जो नाम है, उसका नाम क्या रखा गया? राइटर्स बिल्डिंग। यानी कि जो सचिवालय की बिल्डिंग है ना पश्चिम बंगाल में, उसे कहते हैं हम लोग क्या? राइटर्स बिल्डिंग। राइटर्स बिल्डिंग कौन है? राइटर्स बिल्डिंग है। ठीक है, अब देखो, यहीं पर जो हम लोग बात करते हैं पश्चिम बंगाल में, जो शहर कौन सा है? कोलकाता। यहीं पे ध्यान रखना कि 1800 में जो कौन था? लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज क्या था? जो आईसीएस अधिकारी होते थे, जो मतलब भारत से परीक्षा पास करते थे ब्रिटेन में एग्ज़ाम देकर, तो उनको जो ट्रेनिंग होती थी, वो फोर्ट विलियम कॉलेज में होती थी। कहाँ पे होती थी? तो ये होती थी आपकी कोलकाता में। ठीक है, पहले होता था कहाँ पे? पहले होता था इंग्लैंड में। अब पश्चिम बंगाल में देखोगे तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है। यहाँ पे क्या है? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, जो भी ये क्या बना है? सफ़ेद संगमरमर से बना है ना, सफ़ेद संगमरमर से इसे बनाया गया है। ठीक है, सफ़ेद संगमरमर से इसे बनाया गया है। ठीक है, इसको सबको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब देखो, उत्तराखंड में थोड़ी सी अगर बात कर लें तो उत्तराखंड में, ठीक है, जो आपका यहाँ पर क्या है? विंसर का जंगल है। अगर ज़िला पूछेगा तो आप उसको अल्मोड़ा बताना। क्या बताओगे? अल्मोड़ा क्या आपका ज़िला है वहाँ पे। ठीक है, अल्मोड़ा क्या है आपका ज़िला है। बाकी हिमाचल प्रदेश देखोगे तो यहाँ पे क्या है आपका? ताबो मठ है ना, ताबो मठ है। उसके अलावा पार्वती घाटी में, किसमें? पार्वती घाटी में एक गर्म जल का स्रोत है या भूतापी ऊर्जा का केंद्र मान सकते हैं। यहाँ पे है आपका मणिकर्ण स्थान। भाई ध्यान रखो, कौन सा स्थान है? मणिकर्ण स्थान। तो ये गर्म जल का स्रोत है। क्या है? गर्म जल का स्रोत है मणिकर्ण। पेरियार टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्यों में से स्थित है? आंध्र प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में या तमिलनाडु में? तो देखो, तो ये पेरियार है ना, तो पेरियार ये कहाँ है? केरल में। कौन है? पेरियार। आपने देखा होगा ईबी रामा स्वामी नायर उर्फ पेरियार भी उनको कहते हैं, जो साउथ इंडिया में दलित सम्मान के लिए, दलितों के लिए काफ़ी इन्होंने क्या किया था? कार्य किया था। और आपने देखा था कि आत्मसम्मान आंदोलन, कौन सा? आत्मसम्मान आंदोलन पेरियार ने शुरू किया था। कहाँ पे? साउथ इंडिया में। अब वो कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। तमिलनाडु में यहाँ पे क्या है? अगस्त मलाई टाइगर रिजर्व है। कौन सा? अगस्त मलाई टाइगर रिजर्व है। आंध्र प्रदेश में बताएंगे तो यहाँ पे नागा अर्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे क्या है? नागा अर्जुन
श्री सैलम क्या है आपका टाइगर रिजर्व है, ठीक है, श्री सैलम टाइगर रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पेरियार, ठीक है। तो पेरियार आपकी नदी भी तो है, पेरियार क्या एक नदी भी है, ठीक है, पेरियार क्या है एक नदी भी आपकी है और केरल में है, ठीक है। कहाँ हो जाएगा, केरल में हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था? 1936 में, 1996 में, 1934 में या फिर 1900 में, ठीक है। तो इसमें देखो क्या सही आंसर होगा आपका, तो क्या सही आंसर है, यानी वाटर पोलो को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया 1900 में। कब शामिल किया गया भाई? 1900 में से शामिल किया गया। अच्छा, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ियों की बात करते हैं, ठीक है, कितने खिलाड़ी इसमें होंगे? वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप देखोगे उसमें 6 खिलाड़ी होंगे, एक क्या होगा गोलकीपर भी होता है, ठीक है। इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी प्लस एक गोलकीपर। तो इस स्थिति में देखेंगे तो फिर कितने हो गए? 7 हो गए, ठीक है। कितने हो गए? 7 हो गए। तो ये ध्यान रखना ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक। इनमें से कौन से कृषि आधारित उद्योग नहीं है? रबड़, ऊन, कपास, सीमेंट। अब जो कृषि आधारित यानी कि कृषि से संबंधित वो नहीं होगा उद्योग, ठीक है। तो अब देखो रबड़ तो है, ऊन भी है, कपास भी है, सीमेंट नहीं है, ठीक है ना। सीमेंट इसमें नहीं है। सीमेंट क्या है ये देखेंगे तो ये कच्चा जो माल क्या आधारित उद्योग है, आधारित उद्योग है, ठीक है। और ये जो सीमेंट है ना, सीमेंट का जो प्रमुख घटक है या संगठक है वह है आपका कौन सा? चूना पत्थर है। कौन सा है? चूना पत्थर है। सीमेंट की अगर बात करेंगे यानी कि फर्स्ट टाइम जो इसका कारखाना लगा था भारत में वो लगा था कहाँ? चेन्नई में। कहाँ लगा था? चेन्नई में लगा था। कब? 1904 में लगा था। लेकिन ये क्या हो गया? असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। क्यों? क्योंकि ये सीपीयू पे आधारित था। क्या था? सीपीयू पे आधारित था। और लेकिन जो पहला सफल कारखाना था वो लगा था कहाँ पे? तो वो आपका लगा था गुजरात में लगा था, ठीक है, पहला सफल कारखाना, ठीक है। अब देखो जो सीमेंट की बात करेंगे तो एक आता है डालमिया क्षेत्र। कौन सा है? एक है डालमिया क्षेत्र या नगर। तो डालमिया नगर बड़ी फेमस है सीमेंट के लिए। और ये कहाँ पे पड़ता है स्थान? तो ये कहाँ पर? बिहार में। तो डालमिया नगर आपने सुना होगा, ये कहाँ पे है? बिहार में। कहाँ पे हो जाएगा? बिहार में स्थित है, ठीक है, बिहार में। अब यहाँ पर जो सीमेंट की थोड़ी और बात कर लेते हैं। सीमेंट की अगर बात करते हैं कि खोज की बात करते हैं, खोज किसने किया? तो वो है कौन? पोर्टलैंड। कौन है? पोर्टलैंड। कौन होंगे? पोर्टलैंड, ठीक है। तो ये आप सभी को ध्यान रखेंगे। सीमेंट उत्पादकों में अधिकतम जो हिस्सा हुआ है वो राजस्थान का है। कौन सा शब्द जूडो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है? इपोन, यूको, रोमन रिंग्स, वाजा अरी। अच्छा, अब देखोगे ना आपको इसके बारे में पता है, रोमन रिंग्स। तो इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो रोमन रिंग्स है, जो रोमन आपका क्या है? रोमन जो रिंग्स है ये तो संबंध रखता है किससे? जिम्नास्ट से। नहीं रखता था, ये रखता था जिम्नास्ट से। कौन सा? जिम्नास्ट से। इसीलिए ध्यान रखेंगे कि ये जिम्नास्ट से हो जाएगा। तो बाकी 3 शब्द किससे होंगे? जूडो से हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे? जूडो से हो जाएंगे इसमें। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार। देखिए तो सबसे अधिक कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा यूपी। और महाराष्ट्र में क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र सेकंड स्थान पे आ जाएगा। पश्चिम बंगाल की अगर बात करते हैं, देखिए तो ये जनसंख्या की अगर बात करें तो जनसंख्याओं में अगर इसको अगर देखते हैं आप तो ये आपका क्या हो जाएगा? चौथा होगा। ये कौन सा हो जाएगा? ये 4th हो जाएगा,
और बिहार क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। यानी कि क्रम लगाएंगे तो पहला यूपी, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड बिहार और फोर्थ पश्चिम बंगाल। फोर्थ कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अब देखिएगा, अगर आता है सवाल कि सर्वाधिक जनघनत्व की अगर बात करता है तो कौन हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका, बिहार हो जाएगा। अगर सर्वाधिक की बात करेंगे, सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करता है, सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करता है तो फिर कौन हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा केरल। अगर साक्षरता की बात करता है तब भी कौन सा हो जाएगा, केरल। कौन सा हो जाएगा, तब भी हो जाएगा केरल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा जो जनगणना है, जनगणना, ठीक है, जनगणना ये कैसा विषय है, ये संघ सूची का विषय है। किसका विषय है, संघ सूची का विषय है। किसका है, संघ सूची का विषय है। ठीक है, अच्छा जरा हमें आप कमेंट बॉक्स में बताना कि जनगणना अगर संघ सूची का विषय है तो ये संविधान के किस आर्टिकल के तहत जनगणना कराई जाती है। ठीक है, संविधान के किस आर्टिकल से जनगणना ये कराई जाती है, आप बताना। ठीक है, ऑप्शन हालांकि मैं दे दूँ 243, 246, 143 या 202। ठीक है, देखो दंड के रूप को बदले बिना दंड की अवधि को कम करना डैश डैश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो जब क्या होता है, आपको कोई इसी प्रकार का दंड मिला हो न्यायालय द्वारा, क्योंकि दंड तो न्यायालय ही देगा, तो अगर जो आपको न्यायालय द्वारा कोई दंड मिला है तो उसमें राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के अनुसार आपके क्षमादान की शक्ति है। तो अगर जो मान लो कोई आपका सजा मिला है, लिखा है ना कि दंड के स्वरूप को बदले बिना अवधि को कम करना, जैसे सपोज करो कि आपको उम्र कैद की सजा मिली है। क्या मिली है, उम्र कैद की सजा मिली है, लेकिन राष्ट्रपति क्या करता है कि आपकी सजा को ये कम कर देता है। उम्र कैद की सजा मिला है तो इसको क्या करेगा, इसको कम कर देगा। कम करने की मतलब क्या है, अगर इसको हम लोग क्या करें तो इसे हमने 10 साल के लिए कर दिया। क्या कर दिया, 10 साल के लिए कर दिया गया, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, सजा या दंड क्षमा बोलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर इसकी प्रकृति को नहीं बदलना है। ठीक है ना, जैसे मान लो अगर 20 साल का है, ठीक है, जैसे 20 साल की सजा है उसको 5 साल में हमने क्या कर दिया। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सजा दंड क्षमा बोलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है, श्रुति संहिता, सुलवा सूत्र, आर्यभट्टयम, बृहद जातक। तो इसका सही आंसर क्या है, आर्यभट्टयम। ठीक है, तो आर्यभट्टयम में ही आर्यभट्ट ने बताया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है और सूर्य क्या है, केंद्र में। सूर्य कहाँ है, सूर्य केंद्र में है। ठीक है, आर्यभट्टयम में ही क्या बताया इन्होंने कि जो सूर्य कहाँ है, ब्रह्मांड के केंद्र में। कहाँ, केंद्र में, और पृथ्वी और अन्य ग्रह, पृथ्वी और बात करते हैं तो अन्य ग्रह क्या लगा रहे हैं, उसके चक्कर लगा रहे हैं। उसके क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो आर्यभट्टयम। अब और ये शून्य की अगर खोज की बात करें, शून्य जो दिया किसने, तो आर्यभट्ट ने दिया। आर्यभट्ट अच्छा थे कहाँ के, किस राज्य के थे, अगर सवाल ये बन जाए तो ये देखो ये हैं कहाँ के, बिहार के। ये कहाँ के हैं, बिहार के। कहाँ हो जाएंगे, बिहार के हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा देखो श्रुत संहिता किसने लिखा, तो ये लिखा था सुश्रुत ने लिखा था। तो ये चिकित्सक थे, क्या थे, चिकित्सक थे, इन्होंने लिखा था। ठीक है, सुलवा सूत्र किसने लिखा, बौधायन ने लिखा था। किसने लिखा था, बौधायन ने लिखा था इसको। ठीक है, और बृहद जातक कथा की बात करेंगे तो इसको किसने, वरामिहिर ने लिखा था। ठीक है,
वराहमिहिर। तो ये खगोल शास्त्र थे, ठीक है ना, ये खगोल शास्त्र थे। कौन? वराहमिहिर। कौन थे भाई? वराहमिहिर, ठीक है। अच्छा, हमने आपको शुरुआत में एक क्या दिया था? शुरुआत में एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, शायद आपने उसको लगा लिया होगा, ठीक है ना। देखो सवाल हमारा क्या था, वो वही सवाल था, पहला ही सवाल था क्या हमारा? पहला ही था। कहाँ पे है पहला? आ जाओ। हाँ ये देखो, ये हमारा पहला सवाल था, ठीक है ना। न्याय दर्शन के प्रवर्तक, इसे मैंने पूछा था ना आपसे। तो देखो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कहोगे न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक जो माने गए हैं वो क्या हैं? जो आपके ऋषि हैं। ऋषि कौन है? गौतम। कौन है? तो ऋषि गौतम। ऋषि गौतम, ठीक है। क्योंकि सांख्य का तो हो ही गया था, ठीक है ना, योग का हो ही गया था, तो ये कौन हो जाएंगे? ऋषि कौन हो जाएंगे? गौतम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ऋषि गौतम हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे। और ये क्या था? हाँ ये वाला यहाँ पढ़ रहे थे, हाँ तो ठीक है, वराहमिहिर, ठीक है ना। इसने क्या था? वराहमिहिर को आपको ध्यान रखना है। अच्छा अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, देखिएगा। खेल बास्केटबॉल का आविष्कार द्वारा किया गया था केविन लव, जेम्स नाई स्मिथ, लेब्रॉन जेम्स, माइकल जॉर्डन, ठीक है ना, जॉर्डन। तो इसमें जो सही आंसर है वो कौन है? जेम्स नाई स्मिथ। क्या हो जाएंगे? जेम्स नाई स्मिथ हो जाएंगे। अब इसको जो बास्केटबॉल, ये कहाँ का? यूएसए का क्या है? ये राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल है, ठीक है ना। और इसकी बास्केटबॉल की अगर उत्पत्ति की बात करते हैं तो उत्पत्ति कहाँ हुआ? तो बताएंगे यूएसए में ही होगा। कहाँ होगा? यूएसए में ही होगा, ठीक है, यूएसए में होगा, ठीक है। और बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या की बात करेंगे तो इनकी संख्या होती है कितनी? 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। संख्या कितनी होती है? वो होती है 5 होती है। और बास्केटबॉल में मैंने बताया कि जो ऊंचे कद के खिलाड़ियों की क्या होती है? आवश्यकता होती है, ठीक है ना। क्या होती है? ऊंचे कद के जो खिलाड़ी होते हैं ना, उनकी आवश्यकता क्या रहती है? इसमें ज़्यादा रहती है। उनकी आवश्यकता क्या रहती है? ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। तो और अब देखो एक सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि दुनिया का कौन सा वो देश है जहाँ के लोग अपने जीवनचर्या में अधिकतम समय स्पोर्ट्स को देते हैं या गेम्स को देते हैं, चाहे वो उनके बच्चे हो गए चाहे वो हो गए, तो अधिकतम समय वो कौन सा है? तो बताएंगे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। यहाँ लिख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के लोग, ऑस्ट्रेलिया के लोग खेल में सर्वाधिक समय देते हैं या समय बिताते हैं, ठीक है। वहाँ के जैसे बच्चे हो गए या फिर कहें जो व्यक्ति हो गए, वो क्या करते हैं कि मतलब खेल को वो ज़्यादा समय वो देते हैं, बिताते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो बास्केटबॉल हमने देखा, ये हो गया बास्केटबॉल के संदर्भ में हमने देख लिया, ठीक है। तो आज के हमारे ये क्या थे? टोटल 50 क्वेश्चन थे, ठीक है। टोटल क्या है? 50 क्वेश्चन है। और आपने देखा इसके कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसको समझा है, पढ़ा है, एक्सप्लेन इसको किया है। तो अगर कोई आपको समस्या या कोई
क्वेश्चन डाउट हो इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना, अपनी सुझाव इसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो आज के लिए कितने 50 क्वेश्चन, और इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा जितना आरपीएफ के जितना भी क्या आपका पिछले ईयर्स के जितने क्वेश्चन हुए ना, सारा हम लोग करेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे। तो अभी के लिए इतना ही क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।